चलो कल कुछ पढ़े थे कैबिनेट राजमंत्री तब आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ भारत के महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी इंग्लिश कुछ बोलते थे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पढ़ेंगे ना। भारत के महान्यायवादी आज हम लोग पढ़ेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो हमको समझाइए कि अभी वर्तमान समय में भारत के महान्यायवादी कौन है। अभी वर्तमान समय में भारत के महान्यायवादी कौन है। अभी मुकुल रोहतगी। मुकुल रोहतगी अभी अटॉर्नी जनरल है। हमारे भारत के अभी अटॉर्नी जनरल कौन है। मुकुल रोहतगी। मुकुल रोहतगी। देखो बाबू महान मतलब कुछ महान मतलब कुछ महान अन्यायवादी मतलब कुछ कानून व्यवस्था कानून वगैरह न्याय वगैरह कानून वगैरह बोल सकते हैं हम लोग। तो जेकर पास जिस आदमी के पास कानून व्यवस्था का जानकार अच्छा होगा जिसके जो व्यक्ति के पास कानून व्यवस्था का जानकार बहुत अच्छा होगा वही कुछ कहलाएगा महान्यायवादी। जो व्यक्ति कानून व्यवस्था का जानकार बहुत अच्छा से होगा वही को कुछ कहलाएगा महान्यायवादी। अभी वर्तमान समय में महान्यायवादी कौन है। मुकुल रोहतगी। मुकुल रोहतगी। हमको ये समझाइए कि कानून व्यवस्था का जो सबसे बड़ा जानकार होता है ना कानून व्यवस्था का सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो कौन होते हैं महान्यायवादी। तब जो महान्यायवादी होते हैं महान्यायवादी जो होता है ना वो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं बाबू। राष्ट्रपति नियुक्त करता है। महान्यायवादी को कौन नियुक्त करता है राष्ट्रपति। महान्यायवादी को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। अगर मान लीजिए ये महान्यायवादी अपने पद पर बना हुआ है महान्यायवादी अगर अपने पद पर बना हुआ है तो राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद पर बना हुआ है। जब राष्ट्रपति मान लो राष्ट्रपति जब इस्तीफा देगा राष्ट्रपति अगर इस्तीफा देगा ना तो महान्यायवादी को भी इस्तीफा देना पड़ेगा अपने आप। नहीं समझ रहे। एक पहले मुकुल रोहतगी के पहले के वेणुगोपाल था। के वेणुगोपाल था। तो के वेणुगोपाल जो थे इसके समय में कौन था राष्ट्रपति। इस समय में एक पहले राष्ट्रपति कौन थे रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद सुनिए रामनाथ कोविंद थे उस समय राष्ट्रपति थे। तो जिस समय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे ना उसके शासन काल के समय में अटॉर्नी जनरल कौन था के वेणुगोपाल। अभी कौन है राष्ट्रपति हमारे द्रौपदी मुर्मू। तो द्रौपदी मुर्मू के शासन काल में अभी अटॉर्नी जनरल कौन है मुकुल रोहतगी। तब रामनाथ कोविंद अपने पद से हट गया। रामनाथ कोविंद अपने पद से हट जाएगा ना तो के वेणुगोपाल अपने आप पद से हट गया। समझ रहा जे इसके जब तक पद पर बना हुआ है तब तक पद पर रहेगा। जब तक पद पर है तब तक पद पर बना रहेगा। जैसे ही पद से हट गया वो अपने आप पद से हट जाएगा। दूसरी बात नहीं समझे। हाँ लेकिन अगर मान लो अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। अभी द्रौपदी मुर्मू है तो द्रौपदी मुर्मू के पश्चात पर्यंत पद पर मुकुल रोहतगी गद्दी में बैठा हुआ है। मतलब ये भी अभी अटॉर्नी जनरल है ना। तब जब द्रौपदी मुर्मू अगर पद से हट जाएगी महाभियोग से अगर पद से हट गई महाभियोग लगाकर इसको पद से हटा देगा। अगर ये पद से हट जाएगी ना तब इसको अपने आप इसको पद से हट जाना पड़ेगा। अगर मान लो लेकिन दूसरी बात यह है कि द्रौपदी मुर्मू जब चाहे तब इसको पद से हटा सकती है। द्रौपदी मुर्मू जब चाहे तब इसको पद से हटा सकती है। उसके बाद इसका जो वेतन भत्ता होगा इसका जो वेतन भत्ता जो होगा ना वो तय कौन करेगा संसद तय करेगा। राष्ट्रपति तय नहीं करेगा। इसका वेतन भत्ता कौन तय करेगा संसद। इसका वेतन भत्ता संसद तय करेगा। दूसरी बात समझिए अगर कोई व्यक्ति महान्यायवादी अगर बनना चाहता है तो उसके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए हमको जानते हैं कोई बताइए हमको। अगर कोई व्यक्ति महान्यायवादी अगर बनना चाहता है तो कुछ होना चाहिए पास की होना चाहिए जो महान्यायवादी बन जाएगा। महान्यायवादी बनने के लिए पहली बात है कि आपको पहले भारत का नागरिक होना पड़ेगा। पहले आपको भारत का नागरिक होना पड़ेगा। ठीक है पहली बात है कि आपको भारत का नागरिक होना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि दूसरी बात यह है कि आपको सुप्रीम कोर्ट के जज के समान आपकी योग्यता होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जज के समान आपकी योग्यता होनी चाहिए।
हमको समझाइए कि सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए आपके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए आपके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए कोई उम्र सीमा नहीं बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए बाबू कोई उम्र सीमा नहीं है। तो हमको यह बताइए कि उसके पास क्या क्या होना चाहिए। बताइए, पता है कुछ? केसेस नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए कम से कम आपको 10 वर्षों तक, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए कम से कम आपको 10 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए कम से कम आपको 10 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय में कम से कम वकालत के रूप में काम करना पड़ेगा। वकालत मतलब वकील के रूप में काम करना होगा, ठीक है, उच्च न्यायालय में, या किसी उच्च न्यायालय में कम से कम आपको 5 वर्षों तक वहां पर जज के रूप में काम कर लेना होगा। ये समझे? सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए आपको कम से कम 10 वर्षों तक कोई हाई कोर्ट का आपको वकील के रूप में काम करना होगा, या फिर कोई हाई कोर्ट का कम से कम 5 वर्षों तक जज के रूप में काम करना पड़ेगा। तब आप कहीं जाकर सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकते हैं। तब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि महान्यायवादी बनने के लिए आपको कम से कम सुप्रीम कोर्ट के जज के कम से कम आपको योग्यता होनी चाहिए, तभी आपको महान्यायवादी बन सकते हैं, नहीं बन सकते। उसके इतना ही नहीं, तब आप अगर आपका इतना योग्यता है तब कहीं जाकर के राष्ट्रपति जो है सो आपको जाकर के नियुक्त कर देगा, महान्यायवादी बना देगा। कुछ दिक्कत नहीं समझे? कुछ भी तीन को बोला भारत का नागरिक होना चाहिए, आपकी सुप्रीम कोर्ट जज बना वो योग्यता होनी चाहिए आपके पास। आप जानबे कर रहे हैं पागल कैसे बना देगा? पागल को पागल है तो उसको बना देगा सुप्रीम कोर्ट के जज। अगर मृत्युदंड देना तो है, जा छोड़ के जाओ जो छोड़ दो जो मान लो किसी को मृत्युदंड देना है, अगर वो पागल आदमी बन गया, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बन गया है, तब पागल आदमी मुझे बोलेगा यार तू छोड़ दी यार, पीता है आप ठीक है छोड़ देंगे। कोई दिक्कत है समझने में? तब देखो दूसरी बात समझो बाबू, भारत के संविधान में महान्यायवादी शब्द है ना, वो अनुच्छेद 76 में बोला गया है। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी शब्द का उल्लेख है। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी शब्द का उल्लेख है। कुछ दिक्कत है तो पूछे, हम आगे बढ़ते हैं। बड़े आगे सुनो, तो हमको ये समझाओ, हम बताना चाह रहे हैं, बताते हैं आपको कि देखो अटॉर्नी जनरल हो गया ना, तब अटॉर्नी जनरल हो गया तो अटॉर्नी जनरल के नीचे एक और अधिकारी होता है। अटॉर्नी जनरल के नीचे एक और अधिकारी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सोलिसिटर जनरल। कुछ सोलिसिटर बोलते हैं, सोलिसिटरी इसको कुछ बोलते हैं, सोलिसिटर जनरल होता है। तब अटॉर्नी जनरल के नीचे एक अन्य अधिकारी होता है, कुछ बोलते हैं उसको सोलिसिटर जनरल। तब एक देख रहे मान लो ये अनुपस्थित रह गया, ये उपस्थित रह गया, मतलब अनुपस्थित है, मतलब काम जिसमें होना है ये अनुपस्थित है, तो ओकर जगह में कौन करेगा? सोलिसिटर जनरल उस जगह में काम करेगा। देखो महान्यायवादी शब्द कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। महान्यायवादी शब्द ब्रिटेन से ले गया है। मिला इसको? अब देखकर आ जाओ कि महान्यायवादी कार्य कौन सी है। कार्य महान्यायवादी कार्य कौन सी है? पहली बात है कि जो न्यायवादी होता है ना और कानून का सर्वोच्च है। महान्यायवादी जो होते हैं वो कानून का सर्वोच्च माना जाता है। दूसरी बात, कानून का ये सर्वोच्च है। पहली बात है कि कानून का ये सर्वोच्च है। दूसरी बात ये है कि देश में कुछ भी कानून लाएगा, देश में कुछ भी कानून आया, कोई बिल पास कर कानून बनाना है, तो कानून बनाने से पहले ने इसे राय मसला जरूर ले लेगा। राय मसला कौन लेगा? महान्यायवादी से राय मसला जरूर ले लेगा कि हम अगर क्योंकि बाबू पहली बात हम पहले बोले कि जो मुकुल रोहतगी है वो कानून का सबसे बड़ा विशेषज्ञ होता है, कानून का सबसे बड़ा ये विशेषज्ञ है। तो जरूर जाहिर सी बात है कि कोई भी कानून बनाने से पहले, भारत में कानून बनाने से पहले इससे राय ले लेगा।
इस राय ले लेगा। तब भारत में कुछ भी कानून बनाने से पहले ना, कुछ भी कानून को लागू करने से पहले अटॉर्नी जनरल से मतलब महान्यायवादी से उसको राय मशवरा ले लेगा, उसके बाद ही कोई कानून पास करेगा, कोई कानून लाएगा। इसे यह पूछेगा कि कोई कानून, इसे क्यों पूछेगा, इसे कानून महान्यायवादी से कानून के बारे में क्यों पूछेगा, क्योंकि वह कानून का जानकार है। और ये जानकार होने के बाद ये इसलिए बताता है, वे लोग जानना चाहता है कि क्या ये कानून अगर हम भारत में लागू करेंगे, क्या ये कानून अगर हम भारत में लागू करेंगे तो क्या कोई किस पर इफेक्ट पड़ेगा, किस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मान लो कानून लागू कर दिया, या दंगा फसाद हो रहा है। अभी अग्निवीर आया, अग्निवीर योजना आया योजना तो भले हुआ हंगामा, पूरा देश में हुआ, लेकिन अभी तक कहीं ना कहीं शांत है, कहीं ना कहीं शांत है ना। उसका फायदा भी है, अग्निवीर का फायदा भी है, समझे। तो मुकुल रोहतगी जो होते हैं वो कानून का बहुत बड़ा विशेषज्ञ होता है। दूसरी बात यह है कि मुकुल रोहतगी जो अटॉर्नी जनरल होता है ना, अटॉर्नी जो जनरल होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तीनों कोर्ट में जाकर देश शामिल हो सकता है। महान्यायवादी जो होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तीनों जो है वो शामिल हो सकता है। मान लीजिए कोई मंत्री है, नरेंद्र मोदी हो गया, मान लीजिए नरेंद्र मोदी जी है। अब क्या किया, कोई व्यक्ति है, इस पर केस ठोक दिया, इस पर कोई केस ठोक दिया, नरेंद्र मोदी पर केस ठोक देता है ना, तो एक मान लीजिए कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट केस ठोक दिया, पर कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में केस ठोक दिया, तो वैसे स्थिति में एक जो वकील के रूप में जो काम करेगा, कौन करेगा काम, महान्यायवादी काम करेगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति हाई कोर्ट वाला कोई व्यक्ति है, हाई कोर्ट में जाकर सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाकर नरेंद्र मोदी के विरुद्ध कोई केस ठोक दिया, तब महान्यायवादी जो है वो हाई कोर्ट में जाकर वो अपना मतलब वकील कर सकता है। कोई व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आया, सुप्रीम नरेंद्र मोदी पर केस ठोक दिया, तो कोई व्यक्ति फिर महान्यायवादी जो है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आकर वो केस इसके बदले में लड़ सकता है। तब महान्यायवादी को यह अधिकार है कि सरकार के समक्ष कुछ भी कानूनी अधिकार होता है ना, मतलब इसका अधिकार दिया गया है कि सरकार पर कुछ भी कानूनी अगर अड़चन आता है, सरकार के पास कुछ भी कानूनी अगर अड़चन आता है, तो महान्यायवादी को यह अधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वो जा सकता है। लेकिन अगर बोलेगा क्या सोलिसिटर जो जनरल होते हैं क्या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, हम बोलेंगे नहीं, सुप्रीम कोर्ट ये जा नहीं सकता है। अटॉर्नी जनरल को यह अधिकार है, अटॉर्नी जनरल को यह अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा सकता है, लेकिन सोलिसिटर जनरल को यह अधिकार नहीं दिया गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाकर भाषण कुछ बोले। उसको यह अधिकार है कि वो हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकता है। कोई व्यक्ति पीएचडी किया है, मान लीजिए कोई व्यक्ति पीएचडी किया है, तब पीएचडी वाला व्यक्ति जो है 1, 2 क्लास, 5 क्लास, 4 क्लास, 11 क्लास, 12 कैसे पढ़ा सकता है, ऊपर व्यक्ति नीचे पढ़ा सकता है कि नहीं पढ़ा सकता है। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए 5 क्लास तक तैयारी किया है तो क्या 11 पढ़ा सकता है, नहीं पढ़ा सकता है। तो उसी तरह से तब कोई व्यक्ति मान लो इस सोलिसिटर जनरल का अधिकार देगा हाई कोर्ट तक, फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, नहीं जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट वाला जो अधिकार देगा सुप्रीम कोर्ट तक, वो हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट को आ सकता है। तो वैसे में महान्यायवादी का अधिकार है कि कोई भी सरकार पर कोई कानूनी आता है तो वैसे में वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा सकता है, लेकिन सोलिसिटर जो जनरल है वो हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा। कहां समझ में आया? देखो एक और समझिए, जो महान्यायवादी होता है ना, जो महान्यायवादी होते हैं और लोकसभा और राज्यसभा होता है। महान्यायवादी जो होते हैं और लोकसभा और राज्यसभा में जाकर अपना भाषण दे सकता है। महान्यायवादी जो होते हैं बाबू और लोकसभा या राज्यसभा में शामिल हो सकता है, अपना विचार विमर्श दे सकता है, लेकिन महान्यायवादी को लोकसभा में, राज्यसभा में मतदान देने का अधिकार नहीं है। उसको वो वोट देने, किसी भी वोट देने का उसको अधिकार नहीं है। भले इसमें शामिल हो सकता है, लोकसभा में शामिल हो सकता है और राज्यसभा में शामिल हो सकता है, लेकिन शामिल होकर के यहाँ पर अपना विचार विमर्श दे सकता है, लेकिन यहाँ पर इसको वोट देने का अधिकार नहीं है। यह था महान्यायवादी। कहीं दिक्कत हो रही तो पूछिएगा। सोलिसिटर जनरल के नीचे एक और जनरल होता है, उसको हम बोलते हैं एडिशनल सोलिसिटर जनरल। ठीक है, इसका अधिकार होना चाहिए कहां तक, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये हाई कोर्ट और कहां तक, सुप्रीम कोर्ट। समझे?
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो थोड़ा फैलाइएगा और वीडियो फैलाने में थोड़ा मेरी मदद कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।